Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे मेंबर हैं तो आपको बहुत सारे मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलेंगे, कंटिन्यूसली अपडेट होते रहते हैं शास्त्रों पे, और हमारे गुरुकुल में भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, व्हाट इज ट्राइपोलर वर्ल्ड? आज सडनली अमेरिकन एकेडमिक्स, आप सर्च कर सकते हैं एक्स पे, ने बात करना शुरू किया ट्राइपोलर वर्ल्ड, यूएसए, चाइना एंड रशिया। चलिए, 1 से 3 पर तो आए। पहले तो एक ही बोलते थे यूनिपोलर वर्ल्ड, अब 3 पे आए। अभी उस 3 में के बाद वो 4 पे आएंगे, 5 पे आएंगे। अमेरिकन एकेडमिक्स, अमेरिकन स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, ये डेली अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ ना कुछ नया लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे यूनिपोलर हो या मल्टीपोलर हो या डबल पोलर हो या 3 पोलर हो, डजेंट मैटर। बट एक तरीके से इन्होंने इंडिया को इस लिस्ट से बाहर रखा है। मैं कहता क्यों? इनके अंदर इनको मालूम है इनका सबसे भयंकर जो कंपटीशन है वो सिर्फ एक ही कंट्री दे सकती है, इंडिया। आई एम नॉट जोकिंग, ये ऐसे ही चलता है। इनको सिर्फ एक ही देश से डर है, वो है रशिया, उसकी पिटाई हो सकती है, और दूसरा है इंडिया। जो सबसे बड़ा भय होता है ना, उसको अब छुपाते हैं। अब आज लिंडसे ग्राहम ने जो यहाँ पे, देखिए, निक फुएंटेस, लिंडसे ग्राहम, इस तरह के जितने भी लोग हैं अमेरिका में, इन पे बिल्कुल भी विश्वास मत करिए, ना इनको कभी सुनिए। ये सब बकवास करने वाले लोग हैं। क्या बोलते हैं ना कि ये जो बॉलीवुड के सी ग्रेड की अभिनेत्रियां होती है ना, ये वैसे ही बात करते हैं, या अभिनेता होते हैं। जैसे बॉलीवुड में कोई है KKR या कोई ऐसे कोई होंगे जितने भी, ये वैसी बात करते हैं। दे आर लो क्लास पीपल, और उनका कोई पॉलिटिकल एक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया स्टार है। क्योंकि अमेरिकन जनरल जो पॉपुलेशन है, उसका दिमाग कहाँ पे होगा, वो बेसिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते। वो खेतों में काम करते हैं, या फिर वो मजदूरी करते हैं, मैकेनिक होंगे, प्लम्बर होंगे, इलेक्ट्रिशियन होंगे। उनका व्यू पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं है पूरी दुनिया में। दे आर, मतलब उनके जो पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहा हूँ, असुरवाद की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई वैल्यू नहीं है उनका। क्योंकि उनका जो सोचने का तरीका है, इट इज सो बेसिक, उस पर आप बिल्कुल भी कोई एजुकेटेड उनमें से कोई नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक नहीं है। वो तो बेसिक डेली का जॉब करने वाले लोग हैं। ये वही कैटेगरी के लोग हैं, उन्हीं लोग इनको सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। तो ये उन्हीं की कैटेगरी की बात करते हैं। जैसे निक फुएंटेस 24 घंटा गाली देता रहता है इंडियंस को, उसको ये भी नहीं पता होगा उसका बाप कौन है, उसके बाप कहाँ से आए थे। और जिस तरह की बातें करता है, ऐसा लगता है कि मैक्सिको से आया होगा। क्योंकि जो मैक्सिकन अमेरिकन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कन्वर्टेड होते हैं। मतलब ज़्यादा कन्वर्टेड बोल रहा हूँ कि अमेरिकन से भी ज़्यादा अमेरिकन बनने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी बहुत ही रेसिस्ट भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द रेसिज्म उन्हीं से आता है। तो क्योंकि उनको वाइट बनना है, वाइट दिखना है, उनके अंदर वो कॉलोनियल डिजीज़ है। हर कोई अपने बालों को ब्लॉन्ड करेगा, या फिर वो अमेरिकन एक्सेंट में बात करेंगे, और मैक्सिको को भी गाली देते हैं वो लोग। उस कैटेगरी के लोग हैं, तो उनको तो आप बाहर ही रखिए। लिंडसे ग्राहम का क्या है चक्कर कि लिंडसे ग्राहम मतलब वो है, मतलब मनी टॉक्स बुलशिट वॉक्स, वो है। तो समझ लीजिए वो कौन है लिंडसे ग्राहम। वो कभी भी उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। आप पैसा दे के उसको कुछ भी बुलवा सकते हो। तो यूक्रेन उसको पैसा देता है, बड़ी खुशी खुशी उसके बारे में बात करता रहता है। उसको रशिया से पैसा मिलता नहीं है, इसलिए वो रशिया के विरुद्ध बात करता रहता है। तो रशियन गवर्नमेंट उसको एक बकरे के जैसा ट्रीट करती है, मैं करता रहेगा, कोई इसका असर नहीं होगा। अब आते हैं ट्राइल पोलर वर्ल्ड। तो भारत का नाम क्यों नहीं लिया गया? मैंने आपको शुरू में हिंट कर दिया कि भारत से उनको बहुत भय है। लेकिन एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स में कि इंडिया कैन बी मैनेज्ड।
मतलब भारत को हम मैनेज कर सकते हैं, कभी लाठी मार के, सैंक्शंस लगा के, या फिर कभी उसके अपोजिशन के पार्टीज के लोगों को खरीद के, जॉर्ज सोरोस के थ्रू या मीडिया के थ्रू। क्यों? उनको पता है कि अमेरिकन मीडिया पे डिपेंडेंट है, तो उनके ऊपर सारी इंटेलिजेंस आती रहती है अमेरिकन मीडिया। तो इंडिया, हम मतलब इंडियन पॉलिटिशियन तो, भारतीय पॉलिटिशियन तो बोलते हैं हम देखो कितना जर्नलिज्म पे फ्री है, हमारे यहाँ पूरा टेक्नोलॉजी फ्री, हम मैनेज कर लेंगे। वो भारतीय लोगों का बड़प्पन है, भारतीय पॉलिटिशियन का नहीं है। भारतीय पॉलिटिशियन को तो दूसरी तरीके से सोचना चाहिए। भारतीय पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए कि मेरे लोगों को ये लोग अफेक्ट कर रहे हैं, उससे हमारा सनातन धर्म कमजोर होता है, इसलिए मीडिया को रोकना चाहिए। लेकिन भारतीय पॉलिटिशियन आपको मालूम है किस तरह सोचते हैं, वो शॉर्ट टर्म व्यू पॉइंट होता है उनका। अगर पार्लियामेंट में भी बैठते हैं, उनको कोई दुनिया की नॉलेज नहीं होती, ना वो कुछ इंटरेक्ट करते हैं किसी से, उनकी लोकल पॉलिटिक्स में वो बिजी रहते हैं। जबकि भारतीय पॉलिटिशियन जो एमपी है एटलीस्ट, उनको दूसरी दुनिया के बारे में वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, उसमें कमेंट करना चाहिए और उसके ऊपर बात करनी चाहिए। सिर्फ फॉरेन ऑफिस मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को ही नहीं बात करना चाहिए, बाकी लोगों को भी बात करना चाहिए, पर उनको इतना ज्ञान है नहीं। वो सिर्फ है अरे ट्रम्प ने स्टेटमेंट बोल दिया भारत के विरुद्ध, अब मोदी गवर्नमेंट को गिरा दें। ऐसा तो नहीं होता। आधे से ज्यादा तो यूएस कांग्रेसमैन को पता भी नहीं होगा दिल्ली किधर है। मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। आधे से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि भारत कहाँ पे है नक्शे में। आधे से ज्यादा लोगों को, मैं कांग्रेसमैन की बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस में बैठे हुए हैं, आधे से ज्यादा 50% से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा कि वो इंडिया के लिए कौन सी फ्लाइट कहाँ से जाएगी फ्लाइट, वो पता ही नहीं कुछ भी। वो अपनी दुनिया में मस्त है, क्योंकि उनका काम है फंड रेजिंग करना। 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, फंड रेजिंग करते रहते हैं। सेनेटर 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, उनका काम होता है अपने ही दुनिया में बिजी रहते हैं, उनको भी कुछ पड़ी नहीं है। तो ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं और एकेडमिक्स हैं, उनके कानों में डालते रहते हैं। अब डाले ट्राइपोलर वर्ल्ड, चाइना, यूएसए और रशिया। उनको मालूम है कि रशिया को हरा नहीं सकते, तो टेम्परेरी ट्रूस के लिए ट्राई कर रहे हैं ताकि, और रशिया अगर मान गया तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो हार चुका है। उसको झांसा दिया बोरिस येल्सिन के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, मान गया, जीत रहा। जैसे भारत ने 71 में जीता, सब कुछ हार गया शिमला एग्रीमेंट में। इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी हार, उसको 71 से नहीं देखना चाहिए इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को 72 से देखना चाहिए, शिमला एग्रीमेंट से देखना चाहिए। इंदिरा गांधी का लॉस इज बिगर देन द गेन। समझे आप? 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर को खिलाया अच्छी तरह, और साथ में जो भी उन्होंने जीता तो उसको खो भी दिया। आज का प्रॉब्लम उसी वजह से है ना? तो डोंट सी इंदिरा गांधी फ्रॉम द विक्टोरियस पॉइंट ऑफ व्यू। उसको वो तो इंडियन मिलिट्री का विक्ट्री था, वो तो विक्ट्री चाहती नहीं थी, उसको तो मुसलमान वोट बैंक चाहिए था। तो 72 में सब हार गई जाके, तो देखिए जाता है कि मंद बुद्धि है। इंदिरा गांधी को मैं कभी भी इंटेलिजेंट मानता ही नहीं उसको। उसका तो ना बाप का पता, ना उसका, तो कुछ बोल ही नहीं सकते उसके बारे में। एनीवे, तो ये जो ट्राइब बोलते हैं कि ट्राइपोलर वर्ल्ड, भारत का, देखिए भारत की रक्षा संबंधी आत्मनिर्भरता अमेरिका को बहुत उसको बुरा लगता है। प्लस भारत ने इंजन ही नहीं डेवलप किए, न पैसेंजर प्लेन्स के, न मिलिट्री प्लेन्स के, हेलीकॉप्टर्स में वो कुछ कर रहा है। उसके देखिए चाइना के साथ क्या है कि चाइना ने चाहे चोरी करके किया हो या कुछ भी करके किया हो, उसने अपने सारे प्लेन्स के इंजन उसके खुद के होते हैं, चाहे उसका थ्रस्ट ज्यादा हो या कम हो, इट डजंट मैटर, उसके खुद के हैं। अमेरिका को क्या है कि तो रशिया के भी खुद के हैं, चाहे अच्छे हो खराब हो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। अमेरिका के भी खुद के हैं। तो जो लोग पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है वो 3 ही कंट्रीज है, रशिया, चाइना और अमेरिका। इंडिया बहुत पीछे है, क्योंकि इंडिया का जो टेक्नोलॉजी तो टेक्निकल कैपेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और जिस तरह मोदी जी ने हेल्प किया है उसको आगे लाने के लिए, वो भी सराहनीय है, बहुत सराहनीय है। लेकिन वो एक नेशनल मिशन और प्राइड नहीं है भारत में
जो बोलता है कि हम बना सकते हैं, बनाना चाहिए, उसके लिए नेशनल मिशन लगता है। नहीं तो आप कभी भी दूसरे के वेपन्स पे युद्ध नहीं लड़ सकते, है ना, सबको मालूम है। ये अभी यूक्रेन के दिख गया आप लोगों को, है ना। HAL अपना जब तक प्लेन, उसने तो इंजन को ऐसा आउटसोर्स कर दिया, उसकी जरूरत ही नहीं। आई एम श्योर कि वो एग्रीमेंट्स बन रहे हैं, राजनाथ सिंह ने बोला 1 साल में आ जाएगा। लेकिन जो अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तीनों कंट्रीज सेल्फ सफिशिएंट है, इंजन में, प्लेन में, वॉरफेयर में। अब वहां के लोग कितना लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए भारत को बाहर रखा गया कि भारत इज डिपेंडेंट ऑन रशिया, ऑन अमेरिका एंड एवरीवन एल्स जहाँ से टेक्नोलॉजी चाहिए। क्योंकि भारत के जो इंडिजिनस तेजस प्लेन है उसमें 12 देशों की टेक्नोलॉजी लगी हुई है। आप डिवाइड करके आप देख लीजिए कहाँ कहाँ से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक कंट्री से नहीं है। वहाँ पे कुछ पार्ट्स यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज से हैं, कुछ अमेरिका से हैं, कुछ इजराइल से हैं, कुछ अलग अलग एरिया से रेफर उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। लेकिन फिर भी 70% to 60% भारतीय है, 40% कंपोनेंट्स आर फ्रॉम आउटसाइड। सो पनडुब्बियों में भी यही है, भारत टेक्नोलॉजीज लेके बनाता है। न्यूक्लियर सबमरीन के अलावा बाकी सब जगह खुद लेके बनाता है। शिप्स में भी ऐसा है कि गन्स बाहर से लगती हैं हमेशा, इंडिजिनस कंटेंट इज 80%। चाइना में भी होता है ऐसा, लेकिन इतने बड़े स्केल पे नहीं होता। सो दैट्स वाई भारत को इससे बाहर रखा गया। अब दूसरा ये है कि भारतीय गवर्नमेंट का फोकस क्या होता है, हमारे यहाँ बहुत सारे टैलेंट लोग हैं, इनको आप खरीद लो। इंडिया ऑलवेज सेल्स लाइक दैट। तो वेस्टर्न एकेडमिक्स में वो आता है डिपेंडेंस पे, किसको बेचोगे, कौन खरीदेगा। तो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंपनीज या फिर रशिया नाउ सब खरीदने के तैयार है भारतीय टैलेंट को। क्योंकि हम लोग बेच रहे हैं, हम टैलेंट बेच रहे हैं, लोगों का समय बेच रहे हैं। एक्चुअली टैलेंट बेचना मतलब लोगों का समय बेच रहे हैं। तो दिस इज व्हाई दे हैव नॉट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। और मैंने आपको पहले बता दिया कि ये लोग लिस्ट नाश्ते में कुछ और बनाते हैं, लंच में कुछ और बनाते हैं और डिनर में कुछ और बनाते हैं। अभी बांग्लादेश के इंसिडेंट में बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग आगे आई है। देखिए, चाइनीज MSS पूरी दुनिया में गेम खेलता है, CIF पूरी दुनिया में गेम खेलता है, FSB पूरी दुनिया में गेम खेलता है। भारत की एजेंसी सिर्फ पाकिस्तान और बाकी जगह गेम खेलती है। अगर वो ठीक से खेल रही होती तो जब बाकी जगह इफेक्ट दिखाई देता। जैसे चाइनीज जो है मिलिट्री, चाइनीज नेवी इज नाउ गोइंग टू एस्कॉर्ट चाइनीज शिप्स, कमर्शियल शिप्स फ्रॉम वेनेजुएला। ये होता है पावर प्रोजेक्शन। क्योंकि अमेरिका ने थ्रेटन किया, अब वो कर रहा है। और क्योंकि जिससे अमेरिका डरता है उसको ज़्यादा डील्स देता है। और अमेरिका भी शायद रशिया के सारे सैंक्शन हटा देगा और उसको पैसा भी देगा, क्योंकि ट्रम्प इज अपोजिंग एनी एड टू ज़ेलेंस्की फॉर नेक्स्ट 2 years बाय यूरोप। क्योंकि अमेरिका को उसमें कोई कट नहीं मिला, ओके, इसलिए नहीं किया उन्होंने। तो अगर हम इसको ओवरऑल देखते हैं तो भारत को कुछ जगहों पे एक नेशनल मिशन बनाना ही पड़ेगा जो कि सिर्फ फोकस करे इंजन इंडिपेंडेंस पे, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट बनाए इंडिया, या बाकी इस तरह के सारे प्रोडक्ट्स जब बनाए जिससे कि वेस्टर्न या रशियन मॉडल पे से उसको इंडिपेंडेंस मिले। तब जाके रशियन अमेरिकन एकेडमिक्स और सब एकेडमिक्स मिलके भारत को अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। सो दैट्स हाउ दे थिंक। सच है गलत है आई डोंट नो, बट अब हम लोग को क्या करना है, जैसे हिंदुओं को या भारतीय लोगों को, जैसे अभी बांग्लादेश का इंसिडेंट हुआ, काइनेटिक एक्शन हमेशा उसको दुनिया रिस्पेक्ट करती है। सिंदूर को लोगों ने एक्सेप्ट किया और रिस्पेक्ट भी किया। अब उसके आगे इसको रिकरिंग फीचर बनाना पड़ेगा, और जो हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया वो सब बकवास को छोड़ना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में हमने हमेशा आक्रमण किया है और हम हमेशा करते रहेंगे। हम वार्निंग देते आक्रमण करते हैं, जैसे भगवान राम ने भी किया, रावण का वध किया। आपने देखा ही है कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है। ओके, हमने हमेशा टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बातें करी हैं शास्त्रों में, एंड आई कैन शो यू विद रेफरेंसेस जहां जहां हमने किया है। दूसरा,
हम लोगों को अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वेस्टर्न वैलिडेशन का प्रोसेस बंद करना पड़ेगा, कंप्लीटली क्लोज्ड, नो वेस्टर्न वैलिडेशन इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तीसरा कि हमारे जो भारतीयों का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और प्राइवेट कंपनीज को फोर्स करना पड़ेगा कि 10% ऑफ द प्रॉफिट्स मस्ट गो टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द चोजन फील्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। वो उस कंपनी के हिसाब से भी हो सकता है, so we can do that। तो उसको करने से, इन चीजों को करने से within 3 years or 4 years you will see an outcome। अभी हम लोग आज के समय में 3 साल से ज़्यादा लंबा समय का प्लान नहीं बना सकते क्योंकि कलयुग है और कलयुग में एवरीथिंग गोज फास्ट। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें लिंगर ऑन, है ना, तो वो चलती रहती है। तो समय बहुत कम है, लेकिन नेशनल मिशन होगा तो हो सकता है। अगर नेशनल मिशन नहीं होगा तो नहीं होगा, कर ही नहीं सकते आप विदाउट नेशनल मिशन, क्योंकि बाकी सब जगह टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट। और हमने बोला कि हम उधर यूएस यूके कहीं पे काम नहीं करेंगे, हम करते होंगे, लेकिन उसको दिखाना पड़ेगा लोगों को, सो दैट वी कैन सी पॉजिटिव आउटकम कमिंग। और जैसे कि सपोज वेनेजुएला ने भारत को सस्ता तेल बेचा, वहां पे आपको भी सेना लेके पहुंच जाना पड़ेगा, नेवी को, कि हम डिफेंड करेंगे अपने शिप्स को, देन दिस प्रॉब्लम विल नेचुरली रिड्यूस। लेकिन ये नहीं तो ये इस तरह के स्टेटमेंट बनाते रहेंगे, ट्राइपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर वर्ल्ड, मायने कुछ नहीं है। अमेरिका भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है, अमेरिका इज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री एज फार एज अर्बन सेंटर्स गोज। अगर आप विलेजेस में जाएंगे तो अमेरिका इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, देखा जाए तो वहाँ पे अभी भी शांति है एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गुड। चलिए आज के लिए इतना ही, और आपको मैंने मतलब समझाया कि जो उन्होंने ट्राइपोलर वर्ल्ड की बात करी उसमें क्यों भारत को उन्होंने लिस्ट से बाहर रखा है, और भारत को इन विषयों में ध्यान देना चाहिए और ओपनली प्रोएक्टिवली हिंदुओं की रक्षा के लिए अमेरिका में भी बात करना चाहिए भारतीय ऑफिसर्स को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यूएस एम्बेसी तो या इंडियन एम्बेसी इन द यूएस कोई बात ही नहीं करता, ना नेटिव अमेरिकन की बात करता है, ना ओपनली हिंदुओं की बात करता है, हिंदू इंटरेस्ट की बात करता है। दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग एंड नोटिंग, पर क्या होता है उसका इन्फॉर्मेशन का वी डोंट नो। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। जय जगन्नाथ, and do like, share, subscribe and share our video. Thank you.